पीएम मोदी ने वाराणसी के डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ वर्चुअल मीटिंग की और मीटिंग के दौरान डॉक्टर्स से बात करते हुए भावुक हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम ने कहा कि कोविड के खिलाफ जारी इस लड़ाई में हमने कई अपनों को खो दिया है। इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों को जहां बीमार और वहीं उपचार के मंत्र को दिया है। हर व्यवस्था के लिए, हर इकाई के लिए नया मंत्र यही है, जहां बीमार वहीं उपचार। ये हम भूले नहीं, जहां बीमार वहीं उपचार। जितनी हम उपचार उसके पास ले जाएंगे उतना हमारी हेल्थ व्यवस्था पर दबाव बहुत कम होगा। और इसलिए हमारी सारी व्यवस्थाएं जहां बीमार वहीं उपचार। पीएम मोदी कोरोना संकट में जान गंवाने वाले लोगों को उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी। डॉक्टर से संवाद के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हमारी लड़ाई एक अदृश्य दुश्मन के खिलाफ है। डॉक्टर से बात करते हुए पीएम मोदी ने ब्लैक फंगस का जिक्र करते हुए कहा कि ब्लैक फंगस से हमें सतर्क रहना है और एक्शन लेना है। हमें याद रखना है कि हमारी लड़ाई एक अदृश्य और रूप बदलने वाले एक दूरत किस्म के दुश्मन के खिलाफ है। इस लड़ाई में हमें कोरोना से अपने बच्चों को भी बचाकर रखना है। उनके लिए भी विशेष तैयारी करनी है। पीएम ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में हमें कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ रहा है और इस बार संक्रमण दर भी पहले से कई गुना ज्यादा है। साथ ही हेल्थ सिस्टम पर दबाव भी ज्यादा पड़ रहा है। पीएम ने कहा कि वैक्सीन को लेकर सभी को जिम्मेदारी समझनी होगी और इसे लगवाना है। और पीएम ने महामारी से बच्चों को बचाने की बात भी कही। कहा कि इस तरफ कदम उठाना जरूरी है। खुद को संभालना। सेकंड वेव में हमने वैक्सीन की सुरक्षा को भी देखा है। यही सुरक्षा कवच आने वाले समय में हर व्यक्ति तक पहुंचेगा। हमें अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवानी है। कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई जैसे एक सामूहिक अभियान बन गई है, वैसी ही वैक्सीनेशन को भी हमें सामूहिक जिम्मेदारी बनाना है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर लगातार अपना कहर दिखा रही है। मशहूर पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का कोरोना के कारण निधन हो गया। 8 मई को ही कोरोना संक्रमित होने के बाद ऋषिकेश एम्स में भर्ती उन्हें कराया गया था, जहां 94 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। मशहूर चिपको आंदोलन के प्रणेता रहे सुंदरलाल बहुगुणा ने 70 के दशक में पर्यावरण सुरक्षा को लेकर अभियान चलाया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सुंदरलाल बहुगुणा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। और देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,59,551 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 4,209 मरीजों की मौत हुई है। वहीं एक दिन में 3,69,000 से ज्यादा लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। देश में एक्टिव केस की संख्या 30,27,925 हुई है और अब तक करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित भी हुए हैं। वहीं देश में रिकवरी रेट 86% से ज्यादा है और एक्टिव केस बढ़कर करीब 12% हुए हैं। मृत्यु दर 1.11% तक पहुंची है। और BIBCOL को टीके के उत्पादन करने को अनुमति मिली है और सितंबर से ये कंपनी हर महीने 1 करोड़ डोज बनाएगी, तैयार करेगी। साथ ही आपको बता दें कि पोलियो की 60% वैक्सीन यही कंपनी बनाती है। हरियाणा राजस्थान के बाद पंजाब में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। देश में ब्लैक फंगस के अब तक 7,251 मामले मिले हैं। 219 मरीज अपनी जान भी गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज है। वहां महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के करीब 2,000 केस हैं। दिल्ली में आंकड़ा 300 के पार है। एम्स में एक सप्ताह में 75 से 80 मरीज भर्ती हुए हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से कहा है कि ब्लैक फंगस को महामारी एक्ट के तहत नोटिफाई किया जाए। जम्मू कश्मीर में कोविड संक्रमण के बीच ब्लैक फंगस के मरीज मिले हैं और GMC जम्मू में ब्लैक फंगस का पहला मरीज सामने आया है। ब्लैक फंगस का मरीज आने के बाद अस्पताल में हड़कंप का माहौल देखने को मिला है। GMC जम्मू की डॉक्टर ने इस बारे में जानकारी दी। कोरोना महामारी के बीच अब जम्मू में ब्लैक फंगस ने भी दस्तक दे दी है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं GMC जम्मू की प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन, जिससे बातचीत करते हैं। कोरोना वायरस लगातार फैल रहा है, उस चुनौती से आप निपट रहे हैं। अब ये कितनी बड़ी चुनौती है कि पहला मामला ब्लैक फंगस का भी देखने को मिला है? म्यूकर माइकोसिस एक कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। म्यूकर के स्पोर्स जो फंगस है ये एनवायरनमेंट में रहते हैं,
जैसे इसमें स्पोर्स जो हैं आँख के कंजंक्टिवा के ज़रिए या नाक की मिकोजा के ज़रिए बॉडी में एंटर करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं स्पोर्स और फंगल हाइफी आँख, फेस, साइनसिस, इवन ब्रेन के अंदर चले जाते हैं। कोरोना महामारी के बीच जम्मू ट्रेडर्स फेडरेशन फॉर वेयरहाउस ने 3 रूम वार्ड तैयार किए हैं और ऑक्सीजन, मेडिसिन और राशन वार्ड तैयार किए गए हैं। जम्मू की सबसे बड़ी अनाज मंडी वेयरहाउस के व्यापारियों ने जरूरतमंदों के लिए करीब 120 सिलेंडर के अलावा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और ऑक्सीजन फ्लो मीटर भी उपलब्ध करवाए हैं। फेडरेशन ने अलग अलग हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। साथ ही लोगों से अपील की है कि जरूरत हो तो फेडरेशन से संपर्क जरूर करें। महामारी के बीच ट्रेडर फेडरेशन वेयरहाउस भी अब सामने आया है जरूरतमंदों की मदद के लिए। बकायदा एक वार रूम को तैयार किया गया है। वार रूम कैसा है वो हम आपको दिखाएंगे क्योंकि इस समय हम मौजूद हैं उसी वार रूम के अंदर। ये आप देखिए, ये है बाइपेक मशीन है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, यहाँ पर वो तमाम जरूरी चीजें हैं जो कि एक कोरोना संक्रमित मरीज को चाहिए होती हैं। ये आप देखिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर जो वार रूम तैयार किया गया है उसमें तमाम वो सुविधाएं मिलेंगी कोरोना संक्रमित मरीज को। अगर जरूरतमंद मरीज जो है, अगर उनका परिजन को यहां पर आता है, इनके साथ कांटेक्ट करता है तो बकायदा उनके घर तक जो है वो होम डिलीवरी भी की जाएगी। महाराष्ट्र के पुणे में आज वैक्सीनेशन पूरी तरह से बंद हो गया है। वैक्सीनेशन का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने पर महानगर पालिका ने बंद करने का फैसला लिया। वहीं राज्य में वैक्सीन के अगले स्टॉक आने तक वैक्सीनेशन बंद रहेगा। कोरोना में अपनी जान गंवाने वालों के परिजनों को शिवराज सरकार 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देगी। साथ ही जिन बच्चों ने कोरोना में अपने माता पिता को खोया है उन्हें 5,000 रुपए की मासिक पेंशन भी दी जाएगी। कोविड-19 के चलते अनाथ हुए बच्चों को मुफ्त शिक्षा और 1,500 रुपए प्रति माह देगी पंजाब सरकार। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने किया है ऐलान, जिसके तहत कोविड-19 के चलते माता पिता को खोने वाले बच्चों को सरकारी संस्थानों में ग्रेजुएट होने तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। यूपी में कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों पर निगरानी रखेगा बाल संरक्षण आयोग। अनाथ हुए रिश्तेदारों के घर रह रहे बच्चों का हर 15 दिन में हाल जाना जाएगा। साथ ही तीसरी लहर के मद्देनजर अस्पतालों की तैयारी, पीडियाट्रिक वार्ड, PICU, मिनी ICU की स्थिति पर नजर रखने का निर्देश भी दिया गया है। गुजरात में 28 मई तक राज्य के 36 शहरों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान हुआ है। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक मार्केट में दुकानें खोलने की अनुमति है और वहीं शादी समारोह में 50 लोग ही जा पाएंगे। कोरोना महामारी के बीच दिल्ली में उत्तर पश्चिम युवा मोर्चा ने कोरोना पीड़ितों के लिए मदद का हाथ बढ़ा दिया है। महामारी के इस दौर में युवा मोर्चा उपाध्यक्ष हेमंत राव लगातार जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। हेमंत ने बताया है कि महामारी के बीच जरूरतमंदों को भोजन से लेकर जरूरत से जुड़ी हर चीज को दिया जा रहा है। वहीं दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत के बीच युवा मोर्चा की टीम ने कई मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध कराए और लोगों की जान बचाई। युवा मोर्चा उपाध्यक्ष हेमंत राव ने कोरोना काल में दूसरों की मदद को लेकर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता को अपना प्रेरणा स्रोत बताया है और साथ ही हेमंत राव ने कहा है कि ये सेवा तब तक जारी रखेंगे जब तक महामारी का संक्रमण कम न हो जाए। पूर्व पीएम राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने किया अपने पिता को याद। इस दौरान दिल्ली में वीरभूमि स्थित राजीव गांधी की समाधि पर राहुल गांधी ने पुष्प अर्पित किए। वहीं प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं, दया से बड़ा कोई साहस नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पुण्यतिथि के अवसर पर यूथ कांग्रेस ने कोरोना पीड़ितों की मदद की। यूथ कांग्रेस के श्रीनिवासन ने कोरोना पीड़ितों को किट दिया है और किट में अनाज से लेकर दवाएं तक शामिल हैं। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आज यूथ कांग्रेस के तरफ से गरीब और कोरोना में पीड़ित लोगों के लिए एक रिलीफ किट दिया जा रहा है जिसमें अनाज है और बुनियादी जरूरत की चीज़ें हैं। और इसका जो आज एक तरह से लीड कर रहे हैं यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं श्रीनिवास, अपने कैमरा सहयोगी मंटू के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। संबित पात्रा के ट्वीट पर ट्विटर का एक्शन, ट्विटर ने लगाया मैनिपुलेटेड मीडिया का लेबल और संबित पात्रा ने कहा था कि कांग्रेस कोविड-19 से संबंधित टूल किट के जरिए भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि धूमिल करना चाहती है। कांग्रेस ने टूल किट को फर्जी बताते हुए संबित पात्रा और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। कोलकाता नारद स्टिंग मामले में गिरफ्तार हुए तृणमूल कांग्रेस के 4 नेताओं को अंतरिम बेल मिल गई है, लेकिन उन्हें हाउस अरेस्ट रहने का आदेश मिला है। कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायाधीश अरिजीत मुखर्जी ने इन नेताओं की अंतरिम जमानत की मंजूरी दी। नारद स्टिंग मामले के बाद बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच एक बार फिर से सियासी जंग शुरू हुई। पश्चिम बंगाल में सीआईडी ने बैरकपुर के बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह को एक मामले में नोटिस भेजा है। बीजेपी सांसद को 25 मई को जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है।
बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर से चुनाव लड़ सकती हैं। भवानीपुर से विधायक शोभन देव चटर्जी ने इस्तीफा देने का फैसला लिया है। विधानसभा चुनाव में ममता ने अपनी सीट भवानीपुर छोड़कर शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ नंदीग्राम से चुनाव लड़ा था और जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। यौन शोषण मामले में सजायाफ्ता डेरा प्रमुख राम रहीम को पैरोल मिल गई है। अपनी बीमार मां से मिलने के लिए उसे 48 घंटे के लिए पैरोल दी गई है। राम रहीम बीमार मां से मिलने के लिए गुरुग्राम गया है और अनुयायियों की भीड़ जमा न हो इसके लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 19 पैसे बढ़कर 93 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर हो गया है। डीजल की बात करें तो 29 पैसे बढ़कर 83 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर हुआ है। मुंबई में पेट्रोल 99 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल की बात करें तो 91 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर है। मध्य प्रदेश के भोपाल में पेट्रोल का दाम है 100 रुपए के पार और डीजल है 92 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर। इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। कोरोना महामारी की वजह से सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की समय सीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया है। निया शर्मा और अर्जुन बिजलानी का सॉन्ग तुम बेवफा हो रिलीज हो गया है और अब तक 16 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। दोनों की जोड़ी इस गाने में काफी खूबसूरत लग रही है। वहीं वीडियो में निया एकदम नए अंदाज में नजर आ रही हैं। शिल्पा शेट्टी और परेश रावल स्टारर फिल्म हंगामा 2 के OTT पर रिलीज होने की संभावना। फिल्म में आशुतोष राणा, मनोज जोशी, राजपाल यादव, जॉनी लीवर और टीकू तलसानिया भी अहम किरदारों में है। 11 दिन की खूनी जंग के बाद इजराइल हमास के बीच संघर्ष विराम हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल गाजा युद्ध विराम की पुष्टि की है और बाइडेन ने इस फैसले पर इजराइल की सराहना भी की है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट से पीएम केपी ओली को बड़ा झटका लगा है। शपथ ग्रहण के 7 दिन में ही 7 मंत्रियों की नियुक्ति रद्द और 7 मंत्री ने पार्टी विभाजन के बाद ओली का साथ दिया था।